आप सब पर सलामती हो। सज्जाद बलोच का लिखा हुआ है, तुझे अभी खबर नहीं हवास बाख्ता हवा कि तेरा किस चराग से पड़ा है वास्ता हवा। मेरे बिखरते बालों पर पे तालियां बजाते शख्स तेरी तरफ न चल पड़े खुदा न खास्ता हवा। एक एक करके हो रही हैं फाख्ताएं लापता, चमन में चल रही है कोई नाशनाख्ता हवा। मैं जानता हूं उनके आशियां हैं किस दबाव में, वो जिनसे पूछती है मेरे घर का रास्ता हवा। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़बाबंदी का दौर पुराना हुआ, अब ज़बां खुलवाने का दौर है। ज़बां किस किस की खुलवाई जाएगी, कौन कौन वादा मुआफ गवाह बनेगा, किस को किस तरीके से लपेटा जाएगा। माजी में जो अपने ऊपर जुल्म जबर होते रहे उसकी तस्कीन के लिए अब किसी पे जुल्म जबर की तैयारी है, लेकिन ये तैयारी क्या किसी के गले पड़ेगी या उसी शख्स के गले पड़ेगी जिसके लिए तैयारी जारी है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैनवस के ऊपर किस तरह के रंग बिखेरे गए हैं, कौन किसकी बिसात लपेटने के दर पे है, कौन किसका मुखालिफ है। इत्तेहाद अगर नहीं होगा तो क्या एक दूसरे के मद्दे मुखालिफ इलेक्शन की कैंपेन चलाई जाएगी या सिर्फ एक ही जमात के मद्दे मुखालिफ कैंपेन चलाई जाएगी, इसी पूरे मंजरनामे पे बात की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के सामने पेश हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को 20 जुलाई को नोटिस जारी किया था। याद रहे, ये नोटिस तब जारी किया गया जब आज़म खान अभी मंजरे आम पे आए थे, जिसमें उन्हें आज सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत की गई थी। आज़म खान 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के सिलसिले में तन्हा नैब में पेश हुए, जहां उन्होंने नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया और टीम के सवालात के जवाब दिए। आज़म खान ने अपने बयान में 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक पहले से मौजूद दस्तावेजात की तस्दीक कर दी और बताया कि पैसे किस तरह अदा किए गए। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने तस्दीक की है कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई, इन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद है। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा है। चेयरमैन PTI भी इस हवाले से हिदायत देते रहे। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने मजीद बताया कि इस हवाले से काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार हुई, जिसकी मंजूरी काबीना ने दी, उसकी तैयारी में उस वक्त के मुशीर एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। समरी पेश करने से पहले भी एक मीटिंग हुई जो चेयरमैन PTI के साथ हुई, उसमें शहजाद अकबर मौजूद थे। आज़म खान ने नैब के सामने काबीना इजलास के हवाले से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी दिए हैं और समरी के हवाले से मीटिंग्स का हवाल भी नैब टीम को बताया। ज़रा ये बताते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में आज़म खान ने चेयरमैन PTI के दावों के बरक्स बयान दिया और बताया कि किस किस मौके पे चेयरमैन PTI ने इस हवाले से हिदायत जारी की, जबकि शहजाद अकबर भी रकम के हवाले से मुशावरत करते रहे। इस हवाले से काबीना में समरी पेश करने का फैसला चेयरमैन PTI की मंजूरी से हुआ। 17 माह आज़म खान साहब खामोश रहे, 1 महीना लापता रहे। बकौल वज़ीर कानून वो अपने दोस्त के घर पे छुपे हुए और वहाँ से उन्होंने ये फैसला किया कि मंजर आम आने के बाद मैं बयान दूंगा। लेकिन हैरत इस बात की है कि वो बयान अभी तक सिर्फ ज़बानी और दर्जशुदा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंजर आम पे आके बजाते खुद बयान नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ चेयरमैन PTI की राय ये है कि वो एक ईमानदार आदमी है, जब तक उनके मुँह से नहीं सुन लेता तब तक मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं करूँगा। माजी के अंदर बहुत से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसे रहे जो हुकूमतें जाने के बाद पाबंदे सलासिल रहे, उनसे एहतसाब होता रहा, सवालों जवाब होते रहे, जिनमें फवाद हसन फवाद का नाम सर फहरिस्त है। लेकिन फवाद हसन फवाद की जानिब से मुख्तलिफ बातें मंजर आम पे आती रहीं कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे और वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बरखिलाफ बयान देंगे। लेकिन फवाद हसन फवाद की जानिब से ऐसा कोई बयान भी मंजर आम पे ना आया। आज़म खान साहब को लेके चेयरमैन PTI बड़े मुतमईन थे कि आज़म खान साहब की जानिब से कोई बात नहीं की जाएगी। तो अब वादा माफ गवाह बनने की जो बातें हैं, ये बरसरे इक़्तिदार आने के लिए तगोदो जिनकी तरफ से जारी है और दोबारा मंजरकशी की जा रही है कि किस तरीके से रास्ता हमवार किया जाएगा, उनके लिए वो किस हद तक सहूलतकार साबित होते हैं, ये बात देखने में है। लेकिन वफाकी हुकूमत जहां पर एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में चलते केसेस के हवाले से तशवीश का शिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाज जारी है, जिसमें खुसूसी अदालतों में केसेस मुंतकली होने की वजह से मुख्तलिफ जो वहाँ पे बेनिफिशरी हैं वो अपना केस लेके गए हुए हैं और उनका टिल्ट जो है वो यही दिखाई देता है कि इनको किसी न किसी तरीके से आम सिविल अदालतों के अंदर इनके ट्रायल किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट का टिल्ट भी उन्हीं की तरफ है। तो उसको लेके अब मंजरनामा ये वजह किया जा रहा है कि किस तरीके से आर्टिकल 6
लग सकता है, किस तरीके से नाअहली हो सकती है अगर आर्टिकल 6 वहां पे नहीं लगता, अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वहां पे कार्रवाई नहीं होती, अगर खुसूसी अदालतों में मामला नहीं जाता, तो किस तरीके से उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, पंजा उनके ऊपर डाला जाएगा। तो इस हवाले से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि साइफर के मामले पे बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है, उन पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान अहम है और उनके साथ ही वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए कौमी सलामती को कंप्रोमाइज़ किया गया, ये ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो जिन्होंने रियासत के खिलाफ इकदामात उठाए हैं उनको एक्सपोज भी करना चाहिए, करार वाकई सजा भी देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि रियासती इदारों के मद्दे मुखालिफ अगर आप खड़े रहें, आप ज़बान दराजी करते रहें, आप गलत अलकाबात से उन्हें नवाजते रहें और आप रियासत के तीसरे सुतून अदलिया के मेन दरवाजे के सामने जमघटा लगाएं और उसी जत्थे के जरिए अदलिया के सिटिंग जजेस के ऊपर तनकीद करें और उन्हें बताएं कि हम तुमसे पूछेंगे, उन्हें बताएं कि तुमने एक शख्स को लाडला बना रखा है, उन्हें कहें कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर कदगन तुम लोग हो, तो क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? वहां पे स्ट्रेटजी आपने ये रखी कि नॉन इलेक्टेबल से आपने वहां पे जलसा करवा लिया और इलेक्टेबल्स पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बातें करते रहे। अगर रियासत पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान की अमलदारी करनी है, कानून पाकिस्तान की अमलदारी करनी है, एक एक शिक को मलहूज़े खातिर रखना है, किसी की दिमागी इख्तरा के ऊपर कानून को नहीं चलाना, किसी की जाती ख्वाहिश के ऊपर रियासत को नहीं चलाना, किसी की जाती मफाद के लिए अपनों को नहीं नवाजना, तो फिर दोहरा मायार नहीं होना चाहिए, मायार एक होना चाहिए। ये जमहूरियत के इन रखवालों से सवाल करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए शब खून नहीं मारा, हमने दिन रात तुम्हारे लिए खून बहाया है, हमने तुम्हारे लिए अपना पसीना बहाया है, हमने तुम्हारे लिए अपनी आद औलाद के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया है। हमें बताओ कि आपसी रंजिश के अलावा हमारे लिए तुमने क्या किया? तो उनके लिए जितने इकदामात होते हैं, क्या किसी एक के ऊपर पकड़ हो तो उसकी पकड़ उससे ज्यादा मजबूत होती है कि जो बरसरे इक्तदार बैठा हो। बरसरे इक्तदार बैठे हुए पे पकड़ कमजोर और किसी जमहूर के लिए पकड़ मजबूत, ऐसा दोहरा मायार किसी भी रियासत को मजबूत नहीं कर सकता। आज के दिन अगर घेरा एक तरफ से तंग नहीं होता तो फिर दूसरा मामला भी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह साहब का कहना है, जो JIT के जरिए तहकीकात कर रहे थे जिना हाउस के मुकदमे में जिसमें चेयरमैन PTI को भी नामजद किया गया था, उन्होंने कहा कि जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन PTI कसूरवार करार पाए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन PTI की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन PTI कसूरवार पाए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए गए, वो तमाम केसेस में गुनहगार हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि चेयरमैन PTI को एआनते जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार ना किया गया तो सबूत सफाए मिसल पर लाने में रुकावट होगी, लिहाजा चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जाए। ये जमानत का केस नहीं है, लेकिन अदालत ने जमानत में 13 तारीख तक, अगले माह की 13 तारीख तक मजीद तौसी कर दी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि रियासती इदारों और इदारों के सरबराहान के बारे में अगर कोई बात करे, अगर अवाम को उकसाए, अगर उनके खिलाफ बगावत पैदा करे, तो हर उस शख्स के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, हर उस शख्स को कटहरे में आना चाहिए जिसने रियासत के मुखालिफ बयान दिया हो और जिसने सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए बयान दिया हो। चेयरमैन PTI ने बयान दिया है, उठाइए, पाबंदे सलासिल कीजिए, जमहूर की फिक्र ना कीजिए। वो रियासत पाकिस्तान के अगर मुखालिफ है तो रियासत पाकिस्तान किरदार अदा करे, रियासती रिट की बहाली करे। लेकिन ये याद रखें कि माजी करीब के अंदर गुजरांवाला के जलसे में अगर बैरूने मुल्क कोई बैठ के सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर और सिटिंग DGI के ऊपर अगर कोई तनकीद करता था तो वो भी रियासत मुखालिफ थी। वो शख्सियात के ऊपर तनकीद नहीं थी, बल्कि रियासत के सतून के ऊपर तनकीद थी, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर तनकीद थी। घेरा तंग करना है तो उनका भी एहतसाब कीजिए। ये ना हो कि उस वक्त का आर्मी चीफ इस वक्त घर जा चुका है, DGI घर जा चुका है, उसका एहतसाब हो नहीं सकता क्योंकि वो घर जा चुके और वो दोबारा से बरसर इक्तदार आने की तगोदो कर रहा है और वो वापस नहीं आ सकते, इसलिए उसका एहतसाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर मायार को एक करना है, निज़ाम इंसाफ अगर मजबूत करना है तो प्रोसिक्यूशन मजबूत करें और प्रोसिक्यूशन रियासत के अंडर आती है,
अदलिया के अंडर नहीं आती। प्रोसिक्यूशन मजबूत करें, केसेस मजबूत बनाएं, तब जाके ये नहीं होगा कि नैब का तफ्तीशी ऑफिसर किसी अदालत में खड़ा होकर यह कहे कि 3 साल तक जो केसेस चलते रहे, हमारे पास तो शवाहिद ही मौजूद नहीं है, इस केस से आप इन्हें बरी कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। मौजूदा हुकूमत के अंदर कितनी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने इस बरसरे इक्तदार आने के 1 महीने 7 माह 1 साल 7 माह के अंदर अपने केसेस जमानतों के हवाले से खत्म करवाए, फिर बरीयत का परवाना भी उन्हें मिल चुका और किसी दूसरे के ऊपर आपने सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर दिए। मैं उन मुकदमात का कतई तौर पे मुखालिफ नहीं हूं। रियासत पाकिस्तान के अगर हुकूक की बहाली करनी है और हुकूक की बहाली आपको इसी तरीके से दिखाई देती है तो आप सैकड़ों क्या हजारों केसेस बनाइए, लेकिन जो पहले से केसेस चल रहे थे उसमें जो बर्रियत हुई वो अवाम को बताइए कि 4 साल तक नैब का इदारा जिसकी तफ्तीश करता रहा, एंटी करप्शन जिसकी तफ्तीश करता रहा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसकी तशवीश और तफ्तीश करती रही, अवाम पूरी को तशवीश में मुब्तला रखा, लेकिन अब आके बता दिया गया कि केसेस में कुछ नहीं है। तो क्या इस बात की गारंटी कौन देगा कि कल मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो सैकड़ों केसेस बनाए गए हैं इसके ऊपर कोई तफ्तीशी ऑफिसर आके कह देगा, कोई भी रियासती शख्सियत आके कह देगी कि इस केसेस में कुछ नहीं था। वो जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, वो जो वादा माफ गवाह बनने वाले हैं, क्या वो शरीके जुर्म नहीं है? अगर वो वादा माफ गवाह बन रहा है तो किस तनाजुर में? अगर वो शरीके जुर्म है तो उसके गिर्द भी घेरा तंग होना चाहिए। यह ना हो कि वो वादा माफ गवाह बन गया, उसको सहूलियात फराहम करें। आज मैं किसी का शरीके जुर्म हूं और कल को मैं सिर्फ उसे फंसाने के लिए वादा माफ गवाह बन जाऊं तो क्या मेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? ऐसा कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर रियासत बनानी है तो रियासत को उसूलों ज़वाबित के ऊपर उसकी बुनियाद रखनी होगी और बुनियादों को इस तरीके से उस्तवार करना होगा कि मुस्तकबिल के अंदर भी उसे मिसाल के तौर पे पेश किया जा सके। बसूरत दीगर सियासी तनज़्ज़ुली जिस हद तक हम देख चुके हैं, परागंदा सियासत जिस हद तक हम देख चुके हैं, अपने जुब्बे और दस्तार को जिस हद तक हम गंदा कर चुके हैं, किसी लॉन्ड्री से अगर इसको पास करवाना है, शफाफ करवाना है, नेक करवाना है, पाकबाज करवाना है, तो वो लॉन्ड्री को भी ये बताना होगा कि किन शराइत की बुनियाद के ऊपर ये पास हुआ। आज अगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात की जाए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में कहा कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत को आगाह किया जाए। नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने आज फिर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। कल के दिन भी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और आज के दिन भी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि पिछली समाअत पे 9 मई की मनसूबाबंदी से किए गए हमलों की तफसीलात सामने रखी, तस्वीरी शवाहिद पेश किए, हमले में मुलव्वस तमाम अफराद के चेहरे वाजे थे और इस वाक़े के बाद सिर्फ 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। दोबारा कहना चाहता हूं कि जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। जो 9 मई को हुआ उसकी इजाज़त मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। अब इस मामले के ऊपर वो सवालात जो उठे हैं उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल करीब में जितनी भी समातें हुई उनमें भी इस तरह के सवालात उठे, लेकिन आज के सवालात को खुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि आज के दिन के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि किस तरीक़ाकार के तहत लोगों को फ़ौजी तहवील में लिया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन में सिविल जराइम की बात वाज़ेह है। अगर कोई सिविल जुर्म सिविलियन करे तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ें जिसमें सिविलियंस के ट्रायल की बात है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2 के मुताबिक कोई सिविलियन दिफाई काम में रख ना डाले तो वो उस कानून के निर्ख में आता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। फिर चीफ जस्टिस बोले कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ? फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या ये किसी दिमाग की इख्तरा है, अखज़ किया गया? अटॉर्नी जनरल ने कहा यह आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है? अटॉर्नी जनरल ने कहा जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता।
जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि फौजी हो या सिविलियन, क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हुकूक से खारिज होंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या किसी आर्मी ऑफिसर को जख्मी करना उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने से रोकने के मुतरादिफ होगा? बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर तमाम जराइम पर कोर्ट मार्शल की सजा लगती है। एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। आपकी दलील की मंतिक समझने से कासिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है। मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन केस का फैसला करेगी, अपील भी सुनेंगे। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ किसी आज़ादाना फॉरम पर अपील का हक बुनियादी हुकूक की जमानत है। आज मूसलाधार बारिश हुई इस्लामाबाद में तो कमरा अदालत में आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, दुश्वारी का सामना था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि ऊंची आवाज़ में दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाल में कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का इख्तियार दिया जाता है। मुल्जिमान फौज की लीगल ब्रांच का अफसर या प्राइवेट वकील भी कर सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में मुल्जिम को इकबाल जुर्म या सहते जुर्म से इनकार का ऑप्शन दिया जाता है। मुल्जिम अगर इकबाल जुर्म कर ले तो फिर सजा सुना दी जाती है, और अगर सहते जुर्म से इनकार कर दे तो फिर उसका आर्मी ट्रायल शुरू हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स में मुल्जिमान को अपने दिफा का पूरा वक्त दिया जाता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। अगर सजाए मौत हो तो इसकी सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजिम है। सजाए मौत का मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में जो भी होगा वह कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तफ्तीश चल रही है। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत को आगाह किया जाए। नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा, शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे और ट्रायल खुली अदालत में होगा। ये अब मामला रखा गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। दूसरी जानिब DGISPR उस दिन आके कह चुके हैं कि ट्रायल चल रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब को जो भी हिदायत मिली हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको हिदायत दी हैं तो वह हिदायत फिर उनके लिए नाकाफ़ी हैं, या फिर वो हुकूमत पाकिस्तान का दोगला मौक़िफ़ वहाँ पर बयान कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मैंने ये जो दोगला मौक़िफ़ की बात की है, इसके ऊपर मेरी भी पकड़ हो सकती है, क्योंकि मैं अब अपनी कोई राय नहीं दे सकता, ना मैं ज़राए के बगैर अपनी खबर को शाया कर सकता हूँ या नशर कर सकता हूँ। क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के बाद पैमरा कानून में तरामीम के हवाले से बात की है। पैमरा बिल की तैयारी पर वज़ीर आज़म, काबीना और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद भी पेश की गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को पैमरा कानून में शामिल किया गया। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जद में पाकिस्तान के शहरी भी आते हैं। पैमरा कानून की तैयारी के लिए अप्रैल 2022 में वफाकी हुकूमत ने काम शुरू किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मीडिया मालिकान, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, PFUJ, CPNE शामिल थी और 1 साल तक इस कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। बकौल वफाकी वज़ीर इत्तलात, उनका कहना है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस बिल की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है। पैमरा के 9 सेक्शंस में तरमीम की गई, जबकि उसमें 5 नए सेक्शंस शामिल किए गए। पिछले 4 साल में जो वज़ीर आज़म थे उन्हें मीडिया प्रेडेटर के तौर पर कहा जाता था, सहाफ़ियों को अगवा किया जाता था, उनके चलते प्रोग्राम बंद कर दिए जाते थे। पिछले दौर में मीडिया पर दबाव डाला गया, अथॉरिटी के अंदर खवातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। ये बातें वज़ीर इत्तलात की जानिब से की गई हैं, वो पिछले दौर की बात कर रही हैं। ये बता दें कि हालिया दौर के अंदर कितनी जमाबंदी हुई, हालिया दौर के अंदर क्या किसी के एक सवाल करने पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया, उसकी सरकारी इदारा नौकरी नहीं खा गया। सिर्फ एक सवाल, वो सवाल मीडिया पे पाबंदी के हवाले से था, वो सवाल हुकूमती नैरेटिव के हवाले से था, वो सवाल किसी को अपना इजहार राय के हवाले से था। वो एक सवाल, वो शख्स भी शायद हुकूमत का मरहून मिन्नत रहा हो, लेकिन उसके एक सवाल ने उसकी नौकरी खा ली है। तो क्या आप इस तरीके से बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के तनाजुर में लोगों को उठा लिया जाएगा? हाँ, पाकिस्तान में फेक न्यूज़ बनती हैं, वो फेक न्यूज़ बहुत से लोगों की तरफ से बनाई जाती हैं। उसमें बैरूनी सहूलतकार भी मुलव्वस होते हैं जो रियासती रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ होते हैं। लेकिन उसकी आड़ के अंदर आप किसी ऐसे मुखालिफ को उठा लें जो आपके नज़रियात के मुखालिफ हो, जो आपको तनकीद का निशाना बनाता हो, आपकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाता हो। इस तरीके से पाकिस्तान में अपनी सियासत की तरवीज नहीं हो सकती। ऐन मुमकिन है हुकूमत तब्दील हो और हुकूमत के तब्दील होने के कुछ ही अरसे बाद ये तमाम लोग इसे काला कानून कहते रहे, क्योंकि माजी करीब के अंदर यही इसे काला कानून कहते रहे और इसकी बुनियाद इन्हीं के दौरे हुकूमत में रखी गई। जब उसमें तरामीम हुई, इन्होंने काला कानून कहा, अब कुछ और लोग काला कानून कह रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में ये भी काला कानून कहेंगे। कानून वो बनाइए जो देर पा हो,
डंग टपाऊ पॉलिसी ना अपनाइए। हमसाया ममालिक की तरफ देखिए कि कितने सालों की वो प्रोग्रेस के बाद ये फैसला करते हैं कि अगर हम कोई पॉलिसी बनाएंगे तो कितने 100 साल की वो पॉलिसी होगी। हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, पॉलिसी तब्दील नहीं होती। और यहां यह नहीं पता होता कि 1 महीने के बाद अगर हुकूमत तब्दील होगी तो ये जो चलते प्रोजेक्ट हैं ये पाया तकमील तक भी पहुंचेंगे या यूं ही रस्ते में रोड़े लोगों के अटकाते रहेंगे। मुकर्ररा मुद्दत से 7 दिन पहले कौमी असम्बली की तहलील रोकने के लिए एक शहरी ने वज़ीर आज़म को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया, क्योंकि बातें गर्दिश कर रही थी कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले असम्बली तहलील कर दी जाएगी। तो जो नोटिस भिजवाया गया उसके मतन में लिखा गया कि आइन के तहत असम्बलियों की मुद्दत मुतय्यन है। असम्बली की आइनी मुद्दत 13 अगस्त को खत्म होगी। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद आइन को सबूताज करने के दर पे है। कबल अज वक्त असम्बली तहलील गैर आइनी इकदाम होगा जिसके खिलाफ आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। ये पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर सियासी मंजरनामा है कि एक तरफ असम्बली की तहलील को जवाज़ बनाया जाता था कि असम्बलियाँ अपनी मंशा के ऊपर तोड़ी गई, और अब असम्बलियों को अगर मुद्दत से पहले तोड़ा जा रहा है तो वो आइन के बिल्कुल ऐन सादिक उतरती हैं। सवाल ये है कि अगर आपने इलेक्शन की कैंपेन चलानी है तो चलाइए, अगर आपने इत्तेहाद नहीं करना तो ना कीजिए। फिर कहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुराने दौर के अंदर पाकिस्तान की रोशनियों को खा गई थी। बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर बेहतरी की तरफ का कोई सामान नहीं किया था, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ लेके गए थे। और पीपल्स पार्टी ये कहे कि PMLN ने जितने मंसूबे बनाए वो गलत बनाए थे, इन मंसूबों की बुनियाद हमने रखी थी। ANP ये कहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद हमारा वक्ती था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क के अंदर बेहतर सियासत करने की हामिल नहीं है। JUIF कहे कि JWP जो बात कर रही है ये बिल्कुल गलत है, BAP के साथ किसी तरीके से इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे मंजरनामा ये कि 13 जमातें आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं और इत्तेहाद भी नहीं करना, लेकिन अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी जो है, अपनी पूरी की पूरी कैंपेन जो है वो एक पार्टी के अगेंस्ट चला रही। तो फिर मान लें कि एक पार्टी जो है उसी के अगेंस्ट कैंपेन चला के आप बरसरे इक़्तिदार आ सकते हैं। बसूरत दीगर अपने पेट तो आप नंगे कर चुके हैं, आपके लिए एक दूसरे को बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।